एक बार की बात है कि एक राजा था जिसके एक 3 साल का बेटा था। एक बार उसको एक दुश्मन राजा से लड़ने के लिए जाना पड़ा, पर अपनी जीत के बाद जब उसके जहाज वापस लौट रहे थे तो एक बहुत जोर का तूफान आ गया और उसके जहाज के सारे लोग करीब करीब डूबने वाले हो गए। तब राजा ने कसम खाई कि वह समुद्र की देवी को उस नरजीव की बलि चढ़ाएगा जो जमीन पर पहुंचने पर, उसकी राजधानी पहुंचने पर उससे सबसे पहले मिलने आएगा। उसकी इस कसम खाने के बाद राजा के सारे लोग सही सलामत किनारे पहुंच गए, लेकिन राजा का 5 साल का बेटा जिसने अपने पिता को 2 साल से नहीं देखा था और जो अपने पिता की जीत की खुशी में छूटी हुई तोपों की तेज आवाज सुनकर बहुत खुश था, अपने नौकरों से आग बचाकर चुपचाप खिसक गया और समुद्र के किनारे की तरफ भाग गया। और जब राजा ने धरती पर कदम रखा तो वही पहला नरजीव था जो खुशी से रोता हुआ राजा से जाकर लिपट गया। राजा उसको देखकर खुश तो बहुत हुआ, पर साथ में समुद्र की रानी को बलि चढ़ाने की बात सोचकर रो पड़ा। पर फिर उसने सोचा कि राजकुमार तो केवल बच्चा ही था, इसलिए वह दूसरे किसी आदमी की बलि चढ़ा देगा। पर उसके बाद कोई भी समुद्र की यात्रा सुरक्षित रूप से नहीं कर सका। अब राजा की जनता में कानाफूसी होने लगी। उनका कहना था कि क्योंकि राजा ने समुद्र की रानी से जो अपनी कसम ली थी उसे नहीं निभाया, इसीलिए ऐसा हो रहा था। राजा और रानी भी राजकुमार को अब अकेला नहीं छोड़ते थे, उसके साथ बहुत सारे लोग लगे रहते थे। हालांकि जहाज में जाने की उसकी बहुत इच्छा रहती थी, पर जहाज में तो अब उसको घुसने ही नहीं दिया जाता था। कुछ साल बाद वे सब समुद्र की रानी को भूल गए। जब राजकुमार 10 साल का हुआ तो उसका एक छोटा भाई आया। कुछ ही दिनों में बड़ा राजकुमार अपनी टीचर और कई दूसरे कुलीन लोगों के साथ इधर उधर घूमने लगा। एक दिन गर्मी के मौसम में, जब मौसम बहुत साफ था, जब वहां घूमते घूमते अपने शाही बगीचे के आखिर के किनारे तक आया जो समुद्र के किनारे के पास ही था, कि अचानक बहुत जोर का बादल छा गया और जितना अचानक वहां आया था उतना अचानक ही वहां गायब भी हो गया। लेकिन जब वहां गायब हुआ तो राजकुमार भी वहां से गायब हो गया था, वहां कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। बाद में भी वहां वापस नहीं लौटा। इससे राजा रानी और जनता सभी बहुत दुखी हुए। इस बीच छोटा राजकुमार, जो अब राजगद्दी का अकेला वारिस था, बड़ा होता रहा। जब वह 16 साल का हुआ तो राजा ने सोचा कि अब उसकी शादी कर दी जाए। अब क्योंकि राजा और रानी अपने मरने से पहले उसकी शादी एक ऐसे ताकतवर राजा की बेटी से करने की सोच रहे थे जिसके वे अधीन थे। यह ध्यान में रखते हुए राजा ने चिट्ठियां और अपने दूत दूर देशों में भेजे। जब यह सब तय हो रहा था तो ऐसा कहा जाने लगा कि समुद्र का किनारा कुछ डरावना हो गया। बहुत सारे लोगों ने वहां रोने की आवाजें सुनी। जो कोई शाम को वहां गया तो वहां बीमार हो गया। आखिर लोगों ने वहां रात के 11 बजे के बाद जाना बंद कर दिया, क्योंकि रात में वहां समुद्र से रोने चिल्लाने की आवाज आती थी। पहला बेटा पहला शादी, फिर जब भी कभी कोई उसके पास तक गया तो वहां बस अपनी जान हथेली पर रख कर ही गया। आखिर ये शिकायतें राजा के पास पहुंची। उसने अपने सलाहकारों को बुलाया और यह तय पाया गया कि इस बारे में किसी अक्लमंद स्त्री से सलाह लेनी चाहिए।
जिसने पहले ही बहुत सारी अजीबोगरीब घटनाओं की भविष्यवाणी की हो और जो वैसे ही हुई हो जैसा कि उसने बताया हो कि होगी। जब वहां अक्लमंद स्त्री राजा के पास लाई गई तो उसने बताया कि यहाँ आवाजें लगाने वाला वह राजकुमार था जो समुद्र में ले जाया गया था। अब अगर वे उसके लिए कोई नौजवान कुलीन सुंदर सी दुल्हन ढूंढ लेंगे जो 15 साल से कम की ना हो और 17 साल से बड़ी ना हो तो ये आवाजें आनी बंद हो जाएगी। अब यहाँ तो एक बड़ी उलझन थी, क्योंकि कोई भी अपनी बेटी समुद्र के राजा को देने के लिए तैयार नहीं था। फिर भी जब रोने चिल्लाने में कोई कमी नहीं हुई तो उस अक्लमंद स्त्री ने कहा कि पहले समुद्र के किनारे एक छोटा सा घर बनवाना ठीक रहेगा, तब शायद ये परेशानियां दूर हो जाए। उसने यह भी कहा कि जब वहां मकान बन रहा होगा तो किसी भी हालात में कोई भी चीज उनको नहीं डराएगी। सो शुरू में 4 आदमी काम पर लगाए गए। उन्होंने वहां पर जगह तैयार की, फिर पत्थर की नींव रखी और फिर बाद में एक छोटा सा घर बनाया जिसमें केवल 2 बहुत सुंदर कमरे थे, एक के पीछे एक, और जिनका फर्श बहुत सुंदर था। घर बड़ी सावधानी से बनाया गया था। शाही घर बनाने वाले ने खुद यह घर अपनी निगरानी खड़े रहकर बनवाया था ताकि हर चीज ठीक और सही हो। जब यह मकान बन रहा था तो कोई भी अनजानी आवाज सुनाई नहीं दी और हर आदमी समुद्र के किनारे शांति से आता जाता रहा। इसीलिए काम करने वालों को कोई जल्दी भी नहीं थी। पर उन दिनों में कोई भी आदमी एक दिन के लिए भी वहां से गैर हाजिर भी नहीं रह सका, क्योंकि अगर किसी ने रहने की कोशिश भी की तो वे आवाजें फिर से वहां आनी शुरू हो गई जिन्हें कोई भी वहां सुन सकता था। पहला बेटा पहले शादी। जब वह मकान बनकर तैयार हो गया तो राज्य के सबसे अच्छे बढ़ई बुलवाए गए और उन्होंने उसमें काम करना शुरू कर दिया। फिर पेंट करने वाले आए और कुछ और कलाकारी करने वाले आए। आखिर में उसको सजाया गया, क्योंकि जब भी कभी एक दिन के लिए भी काम रोका गया तो फिर से आवाजें आनी शुरू हो गई। दोनों कमरे बहुत अच्छी तरह से सजाए गए। बैठने वाले कमरे में एक बहुत बड़ा शीशा लगवाया गया। उस अक्लमंद स्त्री के कहने के अनुसार उसको इस तरीके से लगवाया गया कि सोने वाले कमरे में अगर कोई लेटा हो तो वहां के बिस्तर से, चाहे वह दीवार की तरफ ही मुंह करके ही क्यों ना लेटा हो, उसको बैठने वाले कमरे में आने वाला आदमी उसकी देहरी पर से ही नजर आ जाएगा, क्योंकि दोनों कमरों के बीच का दरवाजा हमेशा ही खुला रहने वाला था। जब सब कुछ तैयार हो गया तो उस मकान को शाही तरीके से सजा दिया गया। तो पहला बेटा पहले शादी की आवाजें समुद्र के किनारे से फिर से सुनाई देने लगी। हालांकि किसी की इच्छा नहीं थी, पर फिर भी यही ठीक समझा गया कि उस अक्लमंद स्त्री की सलाह मानी जाए। सो 15 से 17 साल तक के बीच की उम्र की 3 लड़कियां जो राज्य के बहुत कुलीन घरों से आती थी, महल ले आई गई जैसे कि वे शाही खून वाली हो। फिर उनको एक एक करके उस समुद्र वाले घर में ले जाया जाए, क्योंकि अगर उनमें से एक भी समुद्र के राजकुमार को पसंद आ गई तब समुद्र से जो शोर आदि आता था वह यकीनन खत्म हो जाएगा। इस बीच छोटे राजकुमार की शादी की बात चलती रही, जिससे उसकी शादी होने को थी। वह दुल्हन जल्दी ही वहां आने वाली थी। समुद्र के राजकुमार के लिए भी लड़कियां चुनी गई। वे तीनों चुनी हुई लड़कियां और उनके माता पिता
दोनों ही उनकी किस्मत पर बहुत दुखी थे। कोई उनको तसल्ली नहीं दे पा रहा था। उनसे यह कहना भी कि उनकी तीनों बेटियों को राजकुमारी की तरह से ही रखा जाएगा, उनको कोई तसल्ली नहीं दे पा रहा था। वे सोचती रही कि उनके साथ कुछ और बुरा होने वाला है। पहली लड़की, जिसको पहले दिन समुद्र के पास वाले महल में सोना था, उन तीनों में सबसे बड़ी थी। जब उसने अक्लमंद स्त्री से बात की और उससे उसकी सलाह मांगी, तो उसने उससे कहा कि वहां अपने सुंदर बिस्तर पर आराम से सोए, पर अपना चेहरा दीवार की तरफ करके लेटे। किसी भी हालात में उत्सुकता से पीछे की तरफ ना देखे कि देखूं कि पीछे क्या हो रहा है, क्योंकि उसका चेहरा दीवार की तरफ होगा तो वह केवल वही देखे जो उसको शीशे में दिखाई दे। रात को 10 बजे दुल्हन को बड़ी शान शौकत के साथ उस मकान में ले जाया गया। दरबार के लोग और उसके रिश्तेदारों ने उसको रो रो कर विदा किया। रात को 11 बजे उन्होंने घर का ताला लगाया, चाबी अपने साथ ली और उसे वहां अकेली छोड़कर अपने किले चले गए। वहां अक्लमंद स्त्री भी वही थी। उसने सबको तसल्ली दी कि अगर लड़की नहीं बोली और उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, तो वहां सुबह को ताजा और खुश खुश बाहर आएगी। बेचारी लड़की ने अपनी रात की प्रार्थना कही और फिर रोती रही जब तक कि उसको नींद नहीं आने लगी। रात को 12 बजे घर का बाहर का दरवाजा अचानक खुला और फिर बैठक का दरवाजा खुला। वह चौंक गई और डर गई जब उसने दीवार पर लगे शीशे में देखा कि एक लंबा तंदुरुस्त नौजवान अंदर घुसा। उसके कपड़ों से फर्श पर पानी टपक रहा था। वह ऐसे कांप रहा था जैसे सर्दी से ठिठुर रहा हो। उसके मुंह से आवाज निकल रही थी, ऊह ऊह। फिर वह बिस्तर के पीछे चला गया और वहां एक बहुत सुंदर और बहुत ही बड़ा सेब रख दिया। उसने कपड़े में लिपटी हुई एक बोतल भी टांग दी। फिर वह बिस्तर के पास आया, सोई हुई लड़की के ऊपर झुका, उसकी तरफ देखा, फिर इधर उधर कुछ कदम चला, ऊह ऊह करते हुए अपने गीले कपड़ों से पानी झटका। उसने जल्दी जल्दी अपने कपड़े उतारे और बिस्तर की तरफ आकर बिस्तर पर लेट गया और सो गया। लड़की खुश थी क्योंकि वहां सोच रही थी कि अब वहां सो गया है। वहां उस समय अक्लमंद स्त्री की चेतावनी भी भूल गई कि किसी भी हालत में उसको पलट कर नहीं देखना चाहिए। उसकी उत्सुकता उसके ऊपर हावी हो गई और उसने सोचा कि वह पीछे मुड़कर यहां देख लेती है कि वह सचमुच का आदमी है या नहीं। उसने बहुत धीरे से करवट बदली ताकि वहां कहीं उठ ना जाए। पर जैसे ही वहां उस नौजवान को ठीक से देखने के लिए अपने बिस्तर पर चुपचाप से बैठी हुई कि उसने उसका दायां हाथ पकड़ लिया और उसे काट कर बिस्तर के नीचे फेंक दिया। वहां फिर तुरंत ही लेट गया और सो भी गया। जैसे ही सुबह दिन निकला, उस नौजवान ने बिना बिस्तर की तरफ देखे अपने कपड़े पहने, खिड़की में से बोतल और सेब उठाया और अपने पीछे दरवाजा बंद करके जल्दी से वहां से चला गया। यहां केवल सोचा ही जा सकता है कि वहां बेचारी लड़की किस हाल से गुजर रही होगी। सुबह को जब उसकी दोस्त और रिश्तेदार उसको लेने के लिए वहां आए, तो वहां उन्होंने उसको रोते हुए पाया और देखा कि उसका एक हाथ गायब था। उसको किले में लाया गया और अक्लमंद स्त्री को बुलवाया गया। उसने आते ही कहा कि अगर लड़की ने उत्सुकता से मुड़कर ना देखा होता
तो यह सब ना हुआ होता, उसका हाथ भी ना काटा गया होता। सब लोग उसके साथ वैसा ही बर्ताव कर रहे थे जैसा कि वहां कोई राजकुमारी हो। पर वहां तो अब उस छोटे घर के पास भी नहीं जा सकती थी। बाकी बची दोनों लड़कियां यह घटना देखकर बहुत परेशान थी। उनको लगा कि अब तो बस उनको मौत ही आने वाली है। उस अक्लमंद स्त्री ने उनको बहुत तसल्ली दी, हालांकि वह जानती थी कि कैसे उनको तसल्ली देनी थी। सो दूसरी वाली ने वायदा किया कि वह किसी भी हालत में पीछे मुड़कर नहीं देखेगी। फिर भी उसके साथ भी वही हुआ जो पहली लड़की के साथ हुआ था। राजकुमार पानी टपकते कपड़े पहनकर रात को 12 बजे घर में आया। अपने आप को झटका जिससे सारे फर्श पर पानी बिखर गया। ऊह ऊह करते हुए इधर उधर चला। खिड़की में सेब और कपड़े में लिपटी बोतल रखी। जल्दी से अपने कपड़े उतारे, बिस्तर में लेटा और तुरंत ही सो गया। यहाँ दूसरी लड़की भी अपनी उत्सुकता नहीं रोक पाई, सो इसने भी बहुत धीरे से उठकर अपने साथी की तरफ देखा तो उसने उसका भी दायां हाथ पकड़कर काट दिया और बिस्तर के नीचे फेंक दिया। वहां फिर लेट गया और सो गया। अगले दिन सुबह को उस लड़की के दोस्त और रिश्तेदार उसको लेने के लिए वहां आए तो उन्होंने भी उसको बिना दाएं हाथ के रोते हुए पाया। उसको भी किले में ले जाया गया, जहां उसका भी पहली लड़की की तरह बहुत ही मामूली स्वागत हुआ। अक्लमंद स्त्री ने कहा कि इस लड़की ने भी जरूर ही मुड़कर देखा होगा। हालांकि पहले तो उसने इस बात को मना ही कर दिया था कि उसने ऐसा नहीं किया था। अब सबसे छोटी, सबसे प्यारी और सबसे सुंदर लड़की की बारी थी समुद्री मकान में जाने की। सो वहां भी बहुत सारे रोते हुए लोगों के बीच समुद्री मकान में ले जाई गई। अक्लमंद स्त्री भी उसके साथ थी। उसने उससे बहुत मिन्नतें की कि वह किसी भी हाल में मुड़कर ना देखे, क्योंकि इस जादू का और कोई तोड़ नहीं था। लड़की ने कहा कि वह उसकी बात ध्यान रखेगी और साथ में यह भी कहा कि वह भगवान से प्रार्थना करेगी कि वह उसकी उत्सुकता को शांत रखे। जैसे पहले हुआ था वैसा ही उस दिन भी हुआ। जैसे ही रात के 12 बजे राजकुमार आया, जिसके कपड़ों से पानी टपक रहा था, अपने को हिला डुलाकर ऊह ऊह की आवाज के साथ उसने पानी झटका। सेब और कपड़े में लिपटी बोतल खिड़की में रखी। फिर वहां सोने के कमरे में गया। कुछ देर इधर उधर घूमा, अपने कपड़े उतारे और पलंग पर सो गया। वहां लड़की बेचारी डर के मारे आधी मरी सी हो गई थी। वह भगवान से प्रार्थना करती रही कि वह उसकी उत्सुकता को शांत रखे। आखिर प्रार्थना करते करते वह पता नहीं कब सो गई। उसकी आंख तब तक नहीं खुली जब तक कि राजकुमार ने उठकर कपड़े नहीं पहन लिए। वहां फिर बिस्तर तक आया, उसके नीचे मुंह करके देखा, फिर कमरे के दरवाजे से एक बार फिर पीछे देखा, अपना सेब और बोतल उठाई और कमरे से बाहर चला गया। सुबह को सारा दरबार, लड़की के दोस्त और रिश्तेदार और अक्लमंद स्त्री सब उसे किले ले जाने के लिए आए, तो वहां उनसे मिलकर खुशी से रो पड़ी। उसको वैसे ही खुशी से किले में ले जाया गया जैसे वह कुछ जीत कर आई हो। राजा रानी ने उसको गले लगाया और उसको वही इज्जत दी जो वे लोग उस राजकुमारी को देते जो कुछ ही दिन में छोटे राजकुमार से शादी के लिए आने वाली थी। अब उस लड़की को हर रात
अपने उसी समुद्री मकान में सोना होता था। हर शाम राजकुमार अपने सेब और बोतल के साथ आता था और हर सुबह चला जाता था। पर लड़की को ऐसा लगता था कि हर आने वाली शाम और सुबह राजकुमार उसको पहली रात से ज्यादा देर देखता था, जबकि वहां बेचारी डरी डरी से दीवार की तरफ मुंह किए पड़ी रहती थी। उसकी उससे ज्यादा देखने की हिम्मत ही नहीं होती जितना कि उसको उसका शीशा दिखाता। वहां केवल उसका आना और जाना ही देख पाती। जिन दो लड़कियों ने अपने हाथ खो दिए थे वे अब किले में भी नहीं रहती थी। उस तीसरी लड़की को जो इज्जत मिल रही थी वे उससे भी बहुत जलती थी। उन्होंने उसको धमकी दी कि अगर उसने उनके हाथ उन्हें फिर से नहीं दिलवाए तो वे उसे मार देंगी। यह सुनकर वहां लड़की उस अक्लमंद स्त्री के पास रोती हुई गई कि वह क्या करे। अक्लमंद स्त्री ने कहा कि जब राजकुमार उसके पास लेट जाए तो वह दीवार की तरफ अपना चेहरा किए हुए ही राजकुमार से कहे। राजकुमार वे दोनों लड़कियां अपने हाथ मांग रही है, नहीं तो वे मुझे मार देंगी। उसको और कुछ कहना भी नहीं है और इसके अलावा उसे और कुछ बताना भी नहीं है। धड़कते दिल से वहां लड़की उस शाम का इंतजार करती रही। फिर वहां तब तक इंतजार करती रही जब तक राजकुमार आया। वहां उसके बिस्तर पर काफी देर तक झुका रहा और एक लंबी सांस ली। जल्दी से कपड़े उतारे और बिस्तर में लेट गया। तब लड़की ने कांपते हुए कहा, अगर उन दोनों लड़कियों को उनके हाथ वापस नहीं दिए गए तो वे मुझे मार देंगी। राजकुमार तुरंत बोला, तुम उनके हाथ उठा लो, वे इस पलंग के नीचे पड़े हैं, और बोतल ले लो जो खिड़की में लटक रही है। उस बोतल में से थोड़ा सा पानी लेकर उनकी बाहों और हाथों पर डालकर उनको आपस में जोड़कर बांध दो। 3 दिन बाद उनकी पट्टी खोल दो तो वे आपस में जुड़ जाएंगे और ठीक हो जाएंगे। लड़की उसकी इस बात का कोई जवाब नहीं दिया और जल्दी ही सो गई। सुबह को राजकुमार रोज की तरह से उठा और उसके पैरों की तरफ कई बार गया। उसके पैरों की तरफ से उसने उसे काफी देर तक देखा, पर लड़की की हिम्मत उसकी तरफ देखने की बिल्कुल भी नहीं हुई, बल्कि उसने अपनी आंखें बंद कर ली। राजकुमार ने एक लंबी आह भरी, अपना सेब उठाया, बोतल वहीं छोड़ी और वहां से चला गया। सुबह को जब लड़की उठी तो उसने वैसा ही किया जैसा राजकुमार ने उसे करने के लिए कहा था। 3 दिन बाद जब उन दोनों के हाथों की पट्टी खोली गई तो उनके हाथ साबुत और ठीक थे। कुछ दिन बाद वहां विदेशी राजकुमारी भी आ गई। उसकी शादी छोटे राजकुमार जल्दी से जल्दी होने वाली थी, पर वहां समुद्री राजकुमार की पत्नी के बराबर सुंदर नहीं थी। पर राजा रानी और दरबारी लोग दोनों की एक सी इज्जत करते थे। इस बात से पहली दोनों लड़कियां जलने लगी तो उन्होंने फिर से समुद्री राजकुमार की होने वाली पत्नी को धमकाया कि अगर उसने उनको वहां सेब नहीं चखाया जो राजकुमार रोज लेकर आया करता था तो वे उसको मार देंगी। इस बारे में उस लड़की ने फिर से अक्लमंद स्त्री की सलाह मांगी, क्योंकि उसमें उसका पूरा विश्वास था। सो उस रात जब राजकुमार उसके पास आया तो उसने उससे कहा, वे दोनों लड़कियां मुझे मार देंगी अगर उसने उनको उसका लाया सेब नहीं खिलाया तो। इस पर राजकुमार बोला, सेब खिड़की में रखा है, ले लेना। जब तुम बाहर जाओ तो उसको जमीन पर रख देना और फिर जहां जहां वहां लुढ़कता जाए तुम उसके पीछे पीछे चली जाना। जब यहाँ रुक जाए तो वहां से तुम्हें जितने सेब चाहिए तोड़ लेना
और उसी रास्ते से लौट आना जिससे तुम गई थी। लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया और सो गई। अगली सुबह राजकुमार को वह जगह छोड़ने में बहुत परेशानी हुई। वह बहुत खुश था और बेचैन था और अक्सर लंबी लंबी सांसें ले रहा था। उसने लड़की को कई बार झुककर देखा, फिर वह बाहर वाले कमरे में गया। वह लड़की को देखने के लिए एक बार फिर घूमा। इस तरह से उसको कई बार देखने के बाद जब सूरज निकल आया तो वह जल्दी से कमरा बंद करके वहां से चला गया। लड़की जब सुबह उठी तो वह रो पड़ी, क्योंकि वह राजकुमार को सचमुच में प्यार करने लगी थी। उसने खिड़की में से सेब उठाया और घर के बाहर निकलकर उसे नीचे जमीन पर रख दिया। वहां उसने लुढ़कना शुरू कर दिया और वह लड़की उसके पीछे पीछे चलने लगी। वहां उसके पीछे बहुत दूर तक चले और एक ऐसी जगह आ पहुंची जो उसके लिए अनजान थी। वहां एक बगीचे की ऊंची सी दीवार के पास आ गई। उसके अंदर के पेड़ों की शाखें जिसके बाहर तक लटकी हुई थी, उन शाखों पर बहुत सारे फल लदे हुए थे। आखिर वहां एक दरवाजे के पास आ गई जो बहुत सारी सजावट की चीजों से सजा हुआ था। जैसे ही वहां सेब लुढ़कता हुआ उधर पहुंचा तो वह दरवाजा अपने आप ही खुल गया। सेब उसके अंदर लुढ़कता चला गया और उसके पीछे पीछे चलती चली गई। वह लड़की, ऐसा सुंदर बगीचा उसने पहले कभी कहीं नहीं देखा था। सेब लुढ़कता हुआ कुछ छोटे छोटे पेड़ों की तरफ चल दिया जिन पर बहुत सारे सेब लटक रहे थे। वहां जाकर वहां सेब रुक गया। लड़की ने उसमें से जितने सेब उसके सिल्क के एप्रन में आ सकते थे तोड़ लिए। सेब तोड़कर उसने घूम कर देखा कि वह किस रास्ते से आई थी और उसका दरवाजा कहाँ था जिससे उसको वापस बाहर जाना था। पर वहां उस सुंदर बगीचे की सुंदरता को कुछ देर और देखती रह गई। वह राजकुमार की कही बात को भूल गई। उसने सेब को अपने पैर से छू दिया तो वह सेब फिर से लुढ़कने लगा। अचानक बगीचे का दरवाजा एक बहुत तेज आवाज के साथ बंद हो गया। यहाँ देखकर लड़की डर गई और जो कुछ उसने किया था उस पर उसे बहुत अफसोस हुआ। अब वहां उस बगीचे से बाहर नहीं जा सकती थी, सो वहां फिर से उस सेब के पीछे पीछे जाने पर मजबूर हो गई। वहां उस बगीचे में बहुत दूर तक लुढ़कता चला गया और जाकर एक छोटी सी अंगीठी के पास जाकर रुक गया। उस अंगीठी के पास पानी से भरी दो केतली रखी हुई थी, एक छोटी और एक बड़ी। उनमें से बड़ी केतली के नीचे एक बड़ी सी आग जल रही थी और छोटी केतली के नीचे एक छोटी सी आग जल रही थी। जब सेब वहां जाकर रुका तो लड़की को पता ही नहीं था कि वह वहां पहुंचकर क्या करे। तब उसको ख्याल आया कि वह उस बड़ी आग में से थोड़ी सी आग निकालकर छोटी आग में डाल दे। उसने ऐसा ही किया तो छोटी केतली का पानी बहुत जल्दी ही उबलने लगा और बड़ी केतली का पानी कमजोर से उबलने लगा। पर वह वहां रुक नहीं सकी और क्योंकि वह पहले ही राजकुमार की बात नहीं मानकर उसकी आज्ञा का उल्लंघन कर चुकी थी, सो उसने सोचा कि बस अब तो वह मर ही जाएगी, राजकुमार को भी वहां अब नहीं पा पाएगी। यह सोचकर उसने सेब को एक बार पैर और मारा। अब की बार वह सेब बगीचे के बीच में बने घास के मैदान की तरफ चल दिया। उस मैदान में दो बच्चे सोए हुए थे। कड़ी धूप उनके ऊपर सीधी पड़ रही थी। लड़की को उन बच्चों पर दया आ गई
उसने अपना एप्रन उन बच्चों को ओढ़ा दिया ताकि धूप से उनकी रक्षा हो सके। अपने एप्रन में से सेब निकालकर उसने केवल उतने ही सेब अपने पास रखे जितने उसकी छोटी सी टोकरी में आ सके। वहां भी नहीं रुक सकती थी, सो उसने उस सेब में एक बार फिर से पैर मारा। इस बार पैर मारने के बाद इससे पहले कि उसको पता चलता कि वहां कहाँ जा रही थी, वह समुद्र के किनारे खड़ी थी। वहां एक साएदार पेड़ के नीचे राजकुमार सोया हुआ था। उसके पास समुद्र की रानी बैठी हुई थी। जब वहां लड़की उनके पास पहुंचे तो वे दोनों उठ गए। राजकुमार ने अपनी चमकती हुई आंखों से उसकी तरफ चौंक कर देखा और तुरंत ही समुद्र में कूद गया। उसके समुद्र में कूदते ही उसके ऊपर सफेद समुद्र फेन तैर गए। इससे समुद्र की रानी बहुत गुस्सा थी। उसने लड़की को पकड़ लिया। लड़की ने सोचा बस अब तो उसकी जिंदगी का आखिरी पल आ गया। उसने उससे विनती की उसको बहुत कठोर मौत न दी जाए। समुद्र की रानी ने उसकी तरफ देखा और उससे पूछा कि उसको सेब के पेड़ से आगे आने की इजाजत किसने दी। लड़की ने कहा कि उसने राजकुमार की बात नहीं मानी थी, पर इसमें भी उसका किसी को कोई नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। इस पर समुद्र की रानी ने कहा कि वह उसके व्यवहार को देखकर ही उसकी सजा तय करेगी। उसने सेब को एक धक्का मारा तो वह दरवाजे से होता हुआ सेब के पेड़ के पास जाकर रुक गया। समुद्र की रानी ने देखा कि सेब का पेड़ तो सुरक्षित था, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया था। उसने उसको एक बार फिर धक्का मारा तो वह उसी अंगीठी के पास पहुंच गया जहां से वहां लड़की आई थी। समुद्र की रानी ने देखा कि वहां तो छोटी केतली का पानी बहुत जोर से उबल रहा है और बड़ी केतली का पानी ठंडा हुआ जा रहा है। तो वह बहुत गुस्सा हुई। गुस्से में आकर उसने लड़की की बाह पकड़ ली और अपनी पूरी लंबाई तक खड़ी हो गई और उससे पूछा, तूने यहाँ कुछ करने की हिम्मत कैसे की? तूने हिम्मत ही कैसे की कि तू मेरी केतली के नीचे से आग हटाकर अपनी केतली के नीचे रख दे। लड़की को यह पता ही नहीं था कि उसने इसमें कुछ गलती की है। सो उसने कहा कि उसको नहीं मालूम कि ऐसा कैसे हुआ। इस पर समुद्र की रानी बोली कि बड़ी केतली को नीचे की आग मेरे और समुद्र के राजकुमार के बीच का प्यार बताती है और छोटी केतली के नीचे की आग तेरे और राजकुमार के बीच का प्यार बताती है। अब क्योंकि तूने मेरी केतली के नीचे की आग निकालकर अपनी केतली के नीचे रख दी है, तो राजकुमार अब तुझसे ज्यादा प्यार करता है बजाय मेरे। फिर वह जोर से चिल्लाकर बोली, देख जरा, मेरी केतली के पानी ने उबलना बंद कर दिया है और तेरी केतली का पानी कितनी जोर से उबल रहा है। पर मैं देखती हूँ कि तूने और क्या क्या नुकसान मेरे बगीचे में पहुँचाया है और फिर तेरी सजा तय करती हूँ। कहकर समुद्र की रानी ने फिर से एक बार सेब को अपने पैर से धक्का मारा तो वह लुढ़कता हुआ सोते हुए बच्चों के पास जाकर रुक गया। समुद्र की रानी ने उन्हें देखकर पूछा, यह तूने किया है? लड़की रोते हुए बोली, जी हाँ, पर ऐसा करने में मेरा मतलब उनको किसी तरह का नुकसान पहुंचाने का नहीं था। मैंने इन छोटे बच्चों को अपने एप्रन से इसलिए ढक दिया था ताकि वे उस कड़कती धूप में जले नहीं, और मैंने वे सेब जो मेरी टोकरी में आए नहीं, उन्हें इनके पास छोड़ दिया था। समुद्र की रानी बोली, तेरा यहाँ काम और तेरी सच्चाई तुझे मुक्ति दिलाएगी।
मैं देख रही हूँ कि तू बहुत ही दयालु है। ये बच्चे मेरे और राजकुमार के हैं, पर क्योंकि अब वहाँ तुझे मुझसे ज्यादा प्यार करता है, इसलिए अब मैं उसको तुझे देती हूँ। अब तू अपने किले को लौट जा और वहाँ जाकर वही कहना जो मैंने तुझसे कहा है। तेरी शादी मेरे राजकुमार के साथ तभी होगी जिस समय उसके छोटे भाई की शादी होगी। तेरे जवाहरात गहने, शादी का जोड़ा और तेरी शादी वाली कुर्सी सब कुछ वैसी ही होनी चाहिए जैसी दूसरी राजकुमारी की होगी। उसी पल से जब पुजारी जी तुझे और राजकुमार को आशीर्वाद देंगे, तभी से उसके ऊपर से मेरी ताकत खत्म हो जाएगी। लेकिन क्योंकि मैंने यहाँ देख लिया है कि उसके अंदर वे सब गुण हैं जो एक राजा में होने चाहिए, इसलिए मैं चाहती हूँ कि उसको उसके पिता का वारिस बन जाना चाहिए, क्योंकि वह अपने पिता का बड़ा बेटा है। छोटा राजकुमार उस राज्य का राजा बन सकता है जो उसकी पत्नी उसके लिए लेकर आएगी। यहाँ तू उनसे मेरी तरफ से कह देना, क्योंकि केवल इन्हीं शर्तों पर मैं राजकुमार को आजाद करूंगी। और जब तू दुल्हन के रूप में सज जाए तो किसी को बताए भी नहीं तू यहाँ मेरे पास आना, ताकि मैं यहाँ देख सकूं कि उन लोगों ने तुझे किस तरह सजाया है। और ले यहाँ सेब ले, यहाँ तुझे बिना किसी को बताए रास्ता दिखाएगा। इसके बाद समुद्र की रानी ने उस सेब में एक ठोकर मारी और उस लड़की को वहीं छोड़कर चली गई। वह सेब बगीचे के बाहर किले की तरफ चल पड़ा। किले पहुंचकर लड़की ने डर और खुशी से भरकर राजा और रानी को समुद्र की रानी का संदेश सुनाया और साथ में यह भी बताया कि वह किन शर्तों पर राजकुमार को आजाद करने वाली थी। राजा ने खुशी से वहां सेब स्वीकार कर लिया जो समुद्र की रानी ने कहा था। तुरंत ही 2 शादियों की तैयारियां शुरू कर दी गई। 2 दुल्हन वाली कुर्सियां बराबर बराबर रखी गई। 2 शादी की पोशाकें बनवाई गई। गहनों के 2 सेट बनवाए गए। सब चीजें दोनों दुल्हनी के लिए एक सी बनवाई गई। जब लड़की को उसकी दुल्हन की पोशाक में सजा दिया गया तो उसने बहाना बनाया कि वह नीचे की मंजिल से कुछ भूल आई है। सो वह अपने सेब के साथ नीचे गई और उसको जमीन पर रख दिया। वह तुरंत ही समुद्र के किनारे की तरफ लुढ़क गया। वहां उसको समुद्र की रानी और राजकुमार उसका इंतजार करते मिल गए। समुद्र की रानी बोली, अच्छा हुआ कि तू आ गई, क्योंकि अगर जरा सा भी तूने मेरे कहे का उल्लंघन किया होता तो तेरे ऊपर बदकिस्मती का पहाड़ टूट पड़ा होता। पर तू कैसी लगती है? क्या तू वैसी ही सजी हुई है जैसे कि वहां दूसरी राजकुमारी सजी हुई है? वहां तुझसे ज्यादा अच्छी तरह तो नहीं सजी हुई। कपड़ों में या गहनों में उस राजकुमारी के पास तुझसे ज्यादा अच्छे कपड़े और गहने तो नहीं हैं। लड़की ने हिचकते हुए जवाब दिया कि नहीं, ऐसा नहीं है। वहां भी ठीक वैसी ही सजी हुई है जैसी दूसरी राजकुमारी सजी हुई है। यह सुनकर समुद्र की रानी ने उसकी शाही पोशाक फाड़ दी, उसके सब गहने खोल दिए, उसके बालों में से जवाहरात निकालकर जमीन पर फेंक दिए। उन सब को जमीन पर फेंकते हुए चिल्लाई, मेरे राजकुमार की दुल्हन क्या ऐसी लगनी चाहिए जैसी और दुल्हनें लगती हैं, क्योंकि मैंने उसे तुझे दे दिया है तो मैं ही तुझे दुल्हन की पोशाक भी दूंगी। कहकर उसने एक पेड़ के नीचे से कुछ घास उखाड़ी तो वहां कीमती पत्थरों से जड़ा हुआ एक सोने का मंदिर प्रकट हो गया। उसमें से उसने शादी का एक जोड़ा निकाला जो उस लड़की के इतना फिट आया जैसे वह उसके नाप का ही बनाया गया हो। वह जोड़ा इतना महंगा था और कीमती पत्थरों की चमक से
इतना चमक रहा था कि लड़के की आंखें तो उनकी रोशनी में चौंधियाने लगी। उसका ताज भी रोशनी से खूब दमक रहा था। समुद्र की रानी उसको इन कपड़ों और गहनों में सजा कर बोली, अब तू किले वापस चली जा और उन्हें बताना कि मैंने जब राजकुमार से शादी की थी तो मैं कैसी सजी हुई थी। यह सब मैं तुझे और तेरे बच्चे को मुफ्त दे रही हूँ, पर तू हमेशा राजकुमार से अच्छा व्यवहार करना ताकि वह तुझसे संतुष्ट रहे। जिंदगी भर सबसे पहले उसी की खुशी के बारे में ही सोचना। लड़की ने इस बात का वायदा किया और समुद्र की रानी ने बड़े प्यार से रोकर उस लड़की को विदा किया। जब वह लड़की किले में पहुंची तो सारे लोग उसकी पोशाक की सुंदरता और कीमत देखकर ही हैरान रह गए। उसके मुकाबले में और राजकुमारियां तो कुछ भी नहीं लग रही थी। सारे राज्य का खजाना भी वैसी पोशाक खरीदने के लिए बहुत कम था। अब कोई उससे जलने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था, क्योंकि अभी तक उस राज्य में कोई भी राजकुमारी इतना दहेज लेकर नहीं आई थी। सब लोग शादी के लिए चर्च में गए। पादरी दुल्हनियों की कुर्सियों के सामने खड़ा हुआ। उनकी किताबें खुली हुई थी। सब लोग उस राजकुमार का इंतजार कर रहे थे, जिसके लिए समुद्र की रानी ने उसको आजाद करने के लिए कहा था। पर उसको तो तब तक नहीं आना था जब तक पादरी आशीर्वाद नहीं बोलता। सब लोग उसका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। फिर राजा ने अपने एक बहुत बड़े कुलीन आदमी से कहा कि उस राजकुमार की जगह वह दुल्हन की कुर्सी पर बैठे। वह बेचारा वहां जाकर बैठ गया। पर जैसे ही पादरी ने अपनी प्रार्थना करनी शुरू की कि चर्च के दरवाजे के दोनों किवाड़ खुल गए और एक लंबा मजबूत नौजवान अपनी चमकती आंखें लिए वहां आ पहुंचा। उसने शाही कपड़े पहन रखे थे और वह दुल्हन की कुर्सी की तरफ बढ़ा चला आ रहा था। उसने अपनी जगह पर बैठे हुए आदमी को इतनी जोर से हटाया कि वह बेचारा गिरते गिरते बचा और फिर खुद उस कुर्सी पर बैठते हुए बोला, यह मेरी जगह है। हाँ पादरी जी, अब आप अपना आशीर्वाद पढ़िए। जब आशीर्वाद बोला जा रहा था तो राजकुमार चुप था। फिर बाद में उसने अपने माता पिता और दरबार को खुशी से नमस्ते की। सबके सामने अपनी पत्नी को गले लगाया। उसकी पत्नी को पहली बार उसको अच्छी तरह देखने का मौका मिला था। उसके बाद वह राजकुमार दूसरे लोगों की तरह से मामूली आदमी हो गया। अपने पिता के मरने के बाद में वह राजा बन गया। वह एक बहुत बड़ा और मशहूर राजा साबित हुआ। उसके लोग उसको बहुत प्यार करते थे। उसकी पत्नी भी उससे बहुत खुश थी। वे लोग बहुत दिनों तक खुशी खुशी रहे और अब उनके बच्चे उनके राज्य पर राज कर रहे हैं।